आज का हमारा टॉपिक है विनिमय साध्य विलेख। और विनिमय साध्य विलेख का सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट हम चेक पढ़ चुके हैं, सेकंड है विनिमय बिल एवं प्रतिज्ञा पत्र। तो इससे पहला जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो विनिमय बिल का कर रहे हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज। तो भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881 की धारा 5 के अनुसार विनिमय बिल एक लिखित विपत्र है जिसमें उसका लेखक अपने हस्ताक्षर कर किसी व्यक्ति को शर्त रहित या आज्ञा देता है कि वह एक निश्चित धनराशि किसी व्यक्ति विशेष या उसके आदेश के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति को या उसके वाहक को भुगतान कर दे। विनिमय बिल का लिखने वाला आहरणकर्ता जिस व्यक्ति को भुगतान करने का आदेश दिया जाता है वह आहारती और वह व्यक्ति जो भुगतान पाने का अधिकारी है आदाता कहा जाता है। आहरणकर्ता मीन्स ड्रॉअर, आहारती मीन्स ड्रॉई और आदाता मीन्स पेही। कभी कभी स्वयं आहरणकर्ता ही आदाता होता है। और विनिमय बिल लिखने का जो नमूना है वो सामने मैंने बताया हुआ है कि कैसे लिखते हैं। कि जैसे रुपये लिख दिए, फिर जयपुर, डेट 3 months आफ्टर डेट, पे टू मी और माई ऑर्डर द सम ऑफ 1000 ओनली फॉर वैल्यू रिसीव्ड, और उस पर ऐसे शो कर देते हैं। विनिमय बिलों में वे सब विशेषताएं होती है जो एक विनिमय साध्य विलेख की होनी चाहिए। फिर इसी में आता है एक वर्ड अनुग्रह बिल, अकोमोडेशन बिल। यह बिल प्रतिफल के बदले न लिखे जाकर परस्पर सहायता के लिए लिखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि ए को 10,000 रुपये की आवश्यकता है तो वह अपने मित्र पर बिल लिखता है तथा बी इसे स्वीकार कर लेता है। ए इस बिल को बैंक से भुनाकर अपनी आवश्यकता पूरी कर लेता है और ड्यू डेट से पहले बी को यह राशि लौटा देता है जिससे कि बी भुगतान कर सके। परस्पर सहायता के लिए दोनों अलग अलग बिल लिख सकते हैं अथवा एक बिल की राशि को आवश्यकता के अनुसार बांट सकते हैं। अनुग्रह बिल भी व्यापारिक बिलों की भांति ही लिखे जाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है विनिमय बिलों की देय तिथि, मैच्योरिटी डेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। जिस तिथि को विनिमय बिल में उल्लेखित राशि का भुगतान किया जाना है उस तिथि को देय तिथि अथवा परिपक्वता की तिथि कहा जाता है। देय तिथि के आधार पर बिल 3 प्रकार के होते हैं। पहला, दर्शनी बिल। धारा 21 के अनुसार दर्शनी बिल वह बिल होता है जिसका भुगतान मांग करने या प्रस्तुत करने पर देय हो जाता है। ऐसे बिल की परिपक्वता का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि इसमें भुगतान की कोई निश्चित तिथि नहीं होती है। सेकंड पॉइंट है तिथि के पश्चात देय बिल। यदि किसी बिल का भुगतान बिल के लिखे जाने की तिथि के पश्चात देय होता है तो उसे तिथि के पश्चात देय बिल कहा जाता है। देय तिथि निकालने के लिए 3 दिन अनुग्रह के और जोड़ दिए जाते हैं। जैसे 1 अप्रैल 2014 को लिखा हुआ बिल यदि 1 महीने बाद देय है तो 1 मई 2014 में 3 दिन अनुग्रह के जोड़ने पर 4 मई 2014 देय तिथि होगी। और तीसरा पॉइंट है दर्शन के पश्चात देय बिल। इन बिलों में भुगतान बिल की स्वीकृति के पश्चात किसी तिथि को देय होता है। उपरोक्त उदाहरण में यदि यह बिल 15 अप्रैल को स्वीकृत किया जाता है तो 1 महीने बाद अर्थात 15 मई में 3 दिन अनुग्रह के जोड़ने पर देय तिथि 18 मई 2014 होगी। भारत में अनुग्रह के 3 दिन जोड़ना अनिवार्य है। यदि इस प्रकार से 3 दिन जोड़कर निश्चित की हुई तिथि के पूर्व बिल भुगतान के लिए पेश किया जाता है तो यह प्रस्तुतिकरण व्यर्थ होता है। यदि किसी बिल पर कोई देय तिथि नहीं है तो भुगतान तिथि बिल के लिखने की तिथि से गिनी जाएगी। तिथि यदि गलत जैसे 30 फरवरी या 31 जून लिख दी गई है तो भुगतान तिथि की गणना निकटतम शुद्ध तिथि से की जानी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा विनिमय बिल के पक्षकारों का दायित्व। इसमें पहला है लेखक। बिल लिखने वाला उसका लेखक होता है तथा वह बिल पर हस्ताक्षर करता है। बिल पर जब तक स्वीकृति नहीं मिल जाती तब तक लेखक ही प्रमुख ऋणी होता है। स्वीकृति के पश्चात स्वीकारकर्ता प्रमुख ऋणी हो जाता है और बिल के भुगतान का
प्रारंभिक दायित्व स्वीकारकर्ता का होता है। दूसरा पॉइंट है देनदार। देनदार वह व्यक्ति है जिस पर बिल लिखा जाता है। बिल स्वीकार करने के बाद यही व्यक्ति बिल का स्वीकारकर्ता भी बन जाता है। यदि कोई अन्य व्यक्ति स्वीकृति देता है तो देनदार एवं स्वीकारकर्ता अलग अलग व्यक्ति भी हो सकते हैं। बिल की स्वीकृति देने से पहले इसका कोई दायित्व नहीं होता, लेकिन एक बार स्वीकृति देने के बाद वह भुगतान करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। तीसरा, प्रापक पेयी। प्रापक वह व्यक्ति होता है जिसे विनिमय बिल में उल्लेखित राशि को प्राप्त करने का आदेश दिया गया हो। लेखक स्वयं प्रापक हो सकता है या वह किसी अन्य व्यक्ति को राशि देने का आदेश दे सकता है। फोर्थ, प्रस्तांकक। विनिमय बिल का धारक किसी अन्य व्यक्ति के नाम से उसका प्रस्तांकन कर सकता है। प्रस्तांकन करने वाले व्यक्ति को प्रस्तांकक कहा जाता है। देय तिथि से पहले कितनी भी बार प्रस्तांकन किया जा सकता है। अनादरण की दशा में प्रत्येक अनुवर्ती धारक अंतिम धारक के प्रति क्षति की पूर्ति के लिए उत्तरदायी होते हैं। पांचवा, धारक। धारक वह व्यक्ति होता है जो विनिमय बिल का अधिकारी होता है। विनिमय साध्य लेख पत्र की धारा 8 के अनुसार किसी प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय बिल और चेक का धारक वह व्यक्ति होता है जो अपने नाम से उसे रखने का तथा संबंधित पक्षकारों से राशि वसूलने का अधिकारी हो। नेक्स्ट हेडिंग है यथाविधि धारक, होल्डर इन ड्यू कोर्स। यदि कोई व्यक्ति किसी विनिमय बिल को प्रतिफल के बदले परिपक्वता से पहले तथा सद्विश्वास से प्राप्त करता है तो उसका प्रस्तांकित हो जाता है, तो उसे यथाविधि धारक कहा जाता है। विनिमय साध्य विलेख अधिनियम की धारा 9 के अनुसार यथाविधि धारी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होती है। पहला, धारी होना पेयी। वह व्यक्ति वाहक विलेख की दशा में उसका अधिकारी है एवं आदेश के अनुसार देय विपत्र की दशा में उसका अदाता है। सेकंड पॉइंट है परिपक्वता से पहले। यदि विनिमय बिल को परिपक्वता की तिथि से बाद प्राप्त किया जाता है तो उसे यथाविधि धारक नहीं कहा जा सकता। तीसरा, प्रतिफल के बदले। प्रतिफल के अभाव में विलेख का अधिकारी केवल धारक होगा, यथाविधि धारक नहीं। ऐसे धारक को हस्तांतरण जैसे ही अधिकार मिलते हैं। और चौथा, शत विश्वास से। धारी बनते समय उसे ऐसा विश्वास करने का कोई अधिकार नहीं था कि हस्तांतरक के स्वामित्व में कोई दोष था। धारा 9 के अंतर्गत यथाविधि धारक पर भारी उत्तरदायित्व डाला गया है। यथाविधि धारक से जो भी व्यक्ति विलेख प्राप्त करता है वह पूर्व के सब पक्षकारों से भी लेखपत्र की राशि वसूल कर सकता है। नेक्स्ट हेडिंग है यथाविधि धारक के विशेष अधिकार। यथाविधि धारक को विनिमय साध्य विलेख अधिनियम के अंतर्गत कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं जो निम्नलिखित है। फर्स्ट, अपूर्ण विलेख की दशा में विनिमय साध्य विलेख अधिनियम की धारा 20 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी को हस्ताक्षर युक्त अपूर्ण विलेख सौंप देता है तथा धारक को यह अधिकार देता है कि वह उसे पूर्ण कर ले, तो यथाविधि धारक के प्रति हस्ताक्षरकर्ता उसमें लिखी गई राशि के लिए उत्तरदायी होगा। फॉर एग्जाम्पल, राम को श्याम से केवल 1000 रुपये प्राप्त करने थे, लेकिन राम ने श्याम के हस्ताक्षर युक्त चेक में 2000 रुपये लिखकर हरि को बेजान कर दिया, जिसने चेक को सद्भावना से प्रतिफल के बदले प्राप्त किया। हरि 2000 रुपये प्राप्त करने का अधिकारी है, जबकि राम केवल 1000 रुपये ही प्राप्त कर सकता था। दूसरा, दोष मुक्त स्वामित्व। यथाविधि धारक का यह सबसे बड़ा विशेष अधिकार है कि उसे प्रत्येक पूर्ववर्ती पक्षकार से अधिक उत्तम स्वामित्व प्राप्त होता है। धारा 53 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो यथाविधि धारक से लेखपत्र प्राप्त करता है उसे श्रेष्ठ अधिकार ही प्राप्त होता है, परंतु यदि स्वयं यथाविधि धारक उसी चालसाजी या अवैध कार्यवाही में लिप्त रहा था जिसका बिल पर पहले ही दुष्प्रभाव पड़ चुका है, तो इससे उसके अच्छे स्वामित्व पर भी
बुरा प्रभाव पड़ता है। तीसरा, पूर्ववर्ती पक्षकारों का दायित्व। जब तक विनिमय साध्य विलेख का यथाविधि भुगतान न कर दिया जाए तब तक उसका प्रत्येक पक्षकार उस विपत्र के यथाविधि धारक के प्रति उत्तरदायी रहता है। चौथा, कल्पित नाम। यदि कोई विनिमय साध्य विलेख किसी कल्पित व्यक्ति की ओर से लिखा गया है और उसके आदेश के अनुसार देय है तो विपत्र में कल्पित नाम होने के कारण उसका स्वीकारकर्ता यथाविधि धारक के प्रति अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो जाता। पांचवा, विधि विरुद्ध प्रतिफल के बदले। धारा 58 के अनुसार किसी विनिमय साध्य विलेख के लिए उत्तरदायी कोई पक्ष यथाविधि धारक के प्रति अपने उत्तरदायित्व से इस आधार पर मुक्त नहीं हो सकता कि वह विपत्र खो गया था या किसी अपराध या जालसाजी से या किसी विधि विरुद्ध प्रतिफल के बदले उसे प्राप्त किया गया था। छठा, विधि मान्यता से इनकार करने पर रोक। धारा 120 के अनुसार प्रतिज्ञापत्र, चेक तथा विनिमय बिल का लेखक और लेखक के आधारार्थ विनिमय बिल को स्वीकार करने वाले व्यक्ति को इन विपत्रों के बारे में यथाविधि धारक द्वारा प्रस्तुत किए गए वाद के समय यह कहने की अनुमति नहीं होती कि यह विपत्र प्रारंभ से ही विधि मान्य रूप से तैयार नहीं किया गया था, अर्थात कोई भी पक्षकार विपत्रों की मूल विधि मान्यता से इनकार नहीं कर सकता। सातवां, आदाता की प्रस्तांकन करने की क्षमता। धारा 121 के अनुसार विनिमय पत्र का स्वीकारक यथाविधि धारक के द्वारा वाद प्रस्तुत करने की स्थिति में आदाता की प्रस्तांकन करने की क्षमता को चुनौती नहीं दे सकता। और लास्ट, धारी यथाविधि धारी है। धारा 118 के अनुसार जब तक यह प्रमाणित नहीं कर दिया जाए कि धारक यथाविधि धारक नहीं है तब तक अधिनियम की मान्यता के अनुसार किसी भी लेख पत्र का धारक यथाविधि धारक ही होता है। और नेक्स्ट है हमारा मूल्य के लिए धारक। जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे लेख पत्र का धारक हो जिसका मूल्य पहले चुका दिया गया है तो वह मूल्य के लिए धारक कहलाता है। उसे लेख पत्र के संबंधित पूर्व पक्षकारों के विरुद्ध वे समस्त अधिकार प्राप्त होते हैं जो उसके हस्तांतरण को प्राप्त होते हैं। जब बैंक अपने ग्राहक के संग्रहण प्राप्त चेक की राशि चेक के संग्रह से पूर्व ही ग्राहक को दे देता है तो ऐसी स्थिति में बैंक उस चेक के मूल्य के लिए धारक बन जाता है। अभी आज के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज का इतना ही। आगे नेक्स्ट इसी को अभी कंटिन्यू रखेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए।